हेलो बच्चों। आज जो हमारा क्लास 8 का है वो चैप्टर नंबर 19 पॉल्यूशन ऑफ एयर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपके नॉलेज के साथ साथ आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम पॉल्यूशन ऑफ एयर को स्टार्ट करते हैं। छोटा चैप्टर है, एक लेक्चर में भी कंप्लीट हो सकता है। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर आवर सर्वाइवल. Clean environment is vital for the maintenance of all living organisms. An increase in the pollution has created an extra burden on our environment. कहा गया है हम सभी को एक अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरी है, चाहे वो जानवर हो या पेड़ या हम आदमी। अगर इसमें से अगर हमारा एयर पॉल्यूट होता है या इन्वायरमेंट हमारा डर्टी होता है कोई भी प्रकार से, चाहे वो बाय एयर बाय वाटर, ओके, तो हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ओके, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं इस कोरोना टाइम में। मोर एंड मोर फॉरेस्ट आर बीइंग कट एंड मीट टू इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ हाउसेस। अब देखिए सब इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। अब ज़्यादा ट्री क्यों कट रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा ज़मीन चाहिए। ओके, ज़्यादा ज़मीन चाहने के लेने के लिए हम ज़्यादा पेड़ काटते हैं, तो इस कारण से हमारा पेड़ ज़्यादा कटता है। More industries have to set up to manufacture items of daily use. Many of these industries release harmful gases in the atmosphere and liquid waste in water. Number of vehicles has also increased on the roads. These release harmful gases in the atmosphere. अब देखिए कुछ इंडस्ट्रीज़ में जो डेली यूजेज इंडस्ट्रीज होता है उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स जो होते हैं हमारे जो काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं वो हम वाटर में छोड़ते हैं। इस तरह से हमारा वाटर पॉल्यूट होता है। इसी तरह एयर में जो है काफ़ी सारे गैसेस जाते हैं उस इंडस्ट्रीज से। और आजकल तो हर सभी के पास व्हीकल्स हो गए हैं, तो उन सभी के कारण जो पॉल्यूशन होता है वो हमारे एयर में या तो वाटर में जाते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज़ हैव बीन led to the contaminations of our environment. In these chapters, we will learn more about the contaminations of air and the remedial measures necessary to free our environment from pollution. तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें देखेंगे कहाँ कहाँ से किस कारण से हमारा एयर पॉल्यूट होता है और किस तरह से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉल्यूशन कहते किसे हैं? द टर्म पॉल्यूशन हैज़ been derived from Latin words pollentionium, which means to make dirty. Any substance present in the environment in proportions greater than its natural abundance and causing harmful effect is called pollutants. This phenomenon is known as pollution. देखिए पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स में अंतर क्या है? पॉल्यूटेंट्स उसे कहते हैं जिसके कारण हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है, गंदा फैलता है। किस तरह से? इंडस्ट्रीज से जो गैसेस निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, व्हीकल्स से जो गैसेस निकलते हैं, तो ये सब हमारे पॉल्यूटेंट्स के काम आ गए। ओके, आप यही सभी टर्म को जब ये पॉल्यूटेंट्स हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं इसे कहते हैं पॉल्यूशन। ओके, अब देखिए दिस इम्प्लाइज डैट द प्रेजेंस ऑफ मैनी ऑफ द सब्सटेंस इज अनडिराइजेबल कंसंट्रेशंस कॉज पॉल्यूशंस। ऑल्सो देयर आर सम हार्मफुल सब्सटेंस विच when released into the atmosphere due to various human activities cause pollution. तो कोई भी अगर चीज़ लिमिट तक होती है तभी अच्छी लगती है, तो वह ज़्यादा हो जाता है तो उसे वो पॉल्यूशन में आ जाता है। तो वो पॉल्यूशन जो है हम ह्यूमन बींग्स काफ़ी ज़्यादा करने लगे हैं आजकल। ओके, तो चलिए समझते हैं आगे क्या है हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी मैनी गैसेस। ओके, two of the most prominent gases are nitrogen 78% and oxygen 21%. Other gases like carbon dioxide, argon, methane, helium, ozone and water vapors are also present in very small amount. तो आप देखिए हम एयर पॉल्यूशन के बारे में आए तो हमारा जो एयर है काफ़ी सारे गैसों से मिलके बना है। ओके, काफ़ी सारे गैसों में से दो जो है हमारे सबसे ज़्यादा मेजर में है। जो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%। अब 1% में हमारे आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और काफ़ी सारे गैसेस जिसके नाम आप सुनते होंगे, वो सभी हमारे 1% में आते हैं। ओके, अब देखिए the contaminations of air by unwanted substances having harmful effect on both the living and the non-living things is referred as air pollution.
अब जो अनवांटेड सब्सटेंस उसे कहते हैं जिसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। जिसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर वो सब्सटेंस इन्वायरमेंट को दिया जाए तो उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। आपको जो चीज़ अच्छा नहीं लगे और आपको मैं वही चीज़ दूँ तो आपको वो एक बेकार लगेगा, वो आपको एक गंदगी के बराबर लगेगा। तो वही इन्वायरमेंट के साथ भी है। ओके, अब देखिए, ऑल सच सब्सटेंस दैट कॉन्टेमिनेट एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। अब जो एयर को नहीं अच्छा लगते, एयर के विरुद्ध जो सब्सटेंस है उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए कारण क्या है एयर पॉल्यूशन का, चलिए समझते हैं और आप ये पॉइंट्स याद भी रखिए। फॉलोइंग आर सम मेजर्स कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एक्सकेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, कैरोसिन, पेट्रोल और डीजल। अब देखिए फॉसिल फ्यूल्स में हमारे आ जाते हैं कोल, कैरोसिन, ओके, डीजल, पेट्रोल। तो इन सभी के अधिक जलने का कारण देखिए लिखा है एक्सेसिव, मतलब अधिक। अधिक जलने के कारण कुछ हद तक तो हमारा इन्वायरमेंट बर्दाश्त कर सकता है पर अधिक नहीं। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, और फैक्ट्रीज से जो हमारे स्मोक आते हैं, व्हीकल से जो स्मोक आते हैं वो सभी। यूज ऑफ सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस यूज होते हैं हमारे आज के लाइफ में जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट को वो चीज़ पसंद नहीं है और उनके लिए एक पॉल्यूशन का काम वो करता है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है। लेट अस नाउ द बेसिक डिटेल्स अबाउट सम एयर पॉल्यूटेंट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से फैलते हैं, चलिए समझते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेड बाय इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल इज अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। कंबस्टन चैप्टर आई होप आपने पढ़े होंगे, उसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जिसको CO कहा जाता है, CO, वो इनकम्प्लीट कंबस्टन, पूरी तरह से वो जल नहीं पाते हैं। अब देखिए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड passes through the lungs into the blood. It combines with the hemoglobin in the blood to form a complex substance known as कार्बोक्सी हेम्योग्लोबिन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए कहता है क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ना कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बल्कि आपके हेल्थ पे जो आप फैला रहे हैं वो आपको ही जो है नुकसान कर रहा है। वो हमारी लंग्स के थ्रू ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद तो हेमोग्लोबिन से कंबाइन करेगा ही और उसका जो एक सब्सटेंस बनाता है उसे कहते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। दिस कॉम्प्लेक्स इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस कॉजेज सफोकेशंस एंड अल्टीमेटली डेथ। अब ये अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड लार्ज अमाउंट में आपके शरीर में चला जाता है तो कुछ हद तक तो शरीर बर्दाश्त कर सकता है, पर ब्लड का काम क्या है, शरीर के अंदर घूमना, फ्रॉम ऑल पॉइंट्स, हर एक कोना पे। तो अब जब उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी वो सभी जगह ले जाएगा, सभी सेल्स के पास ले जाएंगे। तो उसी के कारण जब वो सभी सेल्स के पास ले जाते हैं सफिशिएंट अमाउंट में, तब जो होता है उस पर्सन को सफोकेशंस फील होता है, एक बेचैनी सा फील होता है और उसके कारण उनको अगर कभी कभी तो अल्टीमेटली डेथ मीन्स तुरंत उनका डेथ भी, मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए आप खुद समझिए जो जो आप फैलाए वो ना कि आपके इन्वायरमेंट, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पे ही जो है इम्पैक्ट भी कर रहा है। A high concentrations of carbon monoxides in air affect the growth of plants causing the leaves to drop. अब देखिए अगर ज़्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एयर, हमारे सोसाइटी में आ जाए तो वो पेड़ के पत्ते, जो पेड़ पे वो तो इम्पैक्ट करेंगे ही, और इम्पैक्ट क्या होगा, पेड़ के पत्ते हमारे गिरने लगेंगे। इट इज़ द वर्थ वाइल टू नोट हियर डैट अनदर वेल नोन गैस कार्बन डाइऑक्साइड when present in excess also cause pollution of air. अब कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी तो है गैस, आप इसे नहीं कह सकते जो कार्बन डाइऑक्साइड के बिना हम रह सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस है, पर वही अगर जब एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, तो वो भी एयर पॉल्यूशन के अंदर आ जाता है। अब देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा क्या होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्टन ऑफ पेट्रोल्स, गैसोलिन्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो मेन सोर्स है वो कहाँ से निकलता है। तो जब आप बोलेगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज मेनली प्रोड्यूस बाय कंबस्टन ऑफ पेट्रोल, गैसोलिन इन ऑटोमोबाइल्स, ओके, जो पेट्रोल हमारे जलते हैं, जो डीजल हमारे जलते हैं, ओके, जो कैरोसिन, उसमें से अधिकतर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, खास करके पेट्रोल और गैसोलिन्स में। अब देखिए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, किस तरह से हमारे सोसाइटी या हमें हार्मफुल इफेक्ट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। हाई कंसनट्रेशंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ हार्मफुल टू प्लांट्स पे इम्पैक्ट करेगा। इट रिजल्ट्स इन रिटार्डेशंस ऑफ देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी।
अब देखिए ज़्यादा अमाउंट में रहेगा तो हमारे प्लांट्स पे ये हार्म करेगा, उसको नुकसान देगा। किस तरह से कि फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी में से दिक्कत बाधा देगा। ओके, इट रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में क्या करेगा, ह्यूमन बींग्स में जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारे होते हैं, सांस लेने और की प्रक्रिया, इसमें हमें वो थोड़ी सी दिक्कत डालेगी। तो देखिए वो जो गैस है हमारे प्लांट्स और हम ह्यूमन बींग्स पे दोनों पे डालते हैं। अब डालते हैं तो सपोज कर लीजिए कोई गैस आप बोलेगा कि अगर हम पे नहीं इम्पैक्ट कर रहा हो तो प्लांट पे तो इम्पैक्ट कर रहा है, और प्लांट नहीं तो हम भी नहीं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमें ही नुकसान दे रहा है। अब देखिए स्मोक भी हमारा एक एयर पॉल्यूशन है। In winters, a thick fog-like layer envelops the atmosphere. This layer is made up of smoke and fog. जैसे स्मॉग और स्मोक एंड फॉग, तो स्मोक किस किस से मिला रहता है, हमारा स्मोक SMOK ये स्मोक से मिला रहता है, एंड फॉग से मिला रहता है। ओके, तो ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से। जो स्मोक SMOG हमारा जा स्मोक और फॉग से मिला रहता है। व्हेन स्मोक कंटेनिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कॉम्बाइंस विथ अदर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड फॉग, इट फॉर्म स्मोक। अब स्मोक आपको कब दिखने को मिलेगा, जब आप ठंडे के दिन स्कूल जाते होगे या बाहर निकलते होगे, तो आपको जो दिखता होगा वो वाइट वाइट कलर का, जिसे आप कोहिसा बोलते हैं, वो हमारा स्मोक रहता है। वो मेनली किस किस से बना रहता है, स्मोक से बना रहता है, फॉग से और अदर गैसेस से मिला रहता है। ओके, अब देखिए हार्मफुल इफेक्ट किया है इस स्मोक का। बड़ा मज़ा तो आता है जो स्कूल में छुट्टी बंद हो गई। चलिए समझते हैं किस तरह से बंद होती है, स्कूल में छुट्टी क्यों होती है। फर्स्ट, इट लीड्स टू डिजीज रिलेटेड टू लंग्स सच एज ब्रोंचिट्स, अस्थमा एक्सेट्रा। अब देखिए ये लंग्स पे डायरेक्ट हार्मफुल हमारा करता है ह्यूमन बींग्स के। और कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, अस्थमा का, ब्रोंचिट्स का, तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए, जो स्मोक से होने वाले कुछ डिजीज। इट प्रिवेंट्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, दिस अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स। देखिए प्लांट्स पे ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है। अब स्मोक रहेगा तो सूर्य की रोशनी धरती में पहुंचने में काफ़ी दिक्कत डालेगी या नहीं के बराबर आती है। ओके, तो प्लांट्स जो है अपना प्रोसेस नहीं कर पाएगा फोटोसिंथेसिस का। अब फोटोसिंथेसिस का प्लांट प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो प्लांट्स को तो दिक्कत होगी। ओके, उसे खाना बनाने में दिक्कत होगी। तो इस तरह से स्मोक जो है प्लांट्स पे इम्पैक्ट डालता है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे CFC एस डॉट में मीन शॉर्ट कट्स में लिखे जाते हैं। दे आर मोस्टली यूज एज refrigerants, solvents, and foaming agents. When released in the atmosphere, they decompose under the ultraviolet radiations present in sunlight. अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारा काफ़ी हार्मफुल गैसेस है। देखिए जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं तो ये दे डिकम्पोज अंडर द अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन प्रेजेंट इन द सनलाइट। तो जो हमारे अल्ट्रावायलेंट सनलाइट रहते हैं जो सन से हमारे आते हैं, उसे डिकम्पोज करने में मदद, उसके अंदर डिकम्पोज होता है। ओके, अब देखिए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ CFC क्या है हमारा। फर्स्ट, CFC कॉज द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर बाय डिकम्पोजिंग ओजोन टू ऑक्सीजन। अब देखिए ये क्या करता है CFC, ओजोन जो हमें अल्ट्रावायलेंट रेज से बचाता है, सन के अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन से, उसे ये करता है क्या, हमारा CFC उस ओजोन लेयर को जाके तोड़ देता है। तोड़ देने के कारण उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। अब वो जो है हमारा उस पार्ट में ओजोन लेयर हमारा हट जाता है, जिसके कारण अल्ट्रावायलेंट रे आ जाए हैं और हमारे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके, तो इस तरह से ये देखिए इफेक्ट करता है हमारे नेचर पे। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस फ्रॉम द सन्स रीचिंग द अर्थ। अब जब ओजोन लेयर को वो हटा देगा उस पॉइंट से, तो उस पॉइंट से हमारे UV रेज आएंगे और अर्थ पे पहुँचेंगे। दिस कैन कॉज स्किन कैंसर एंड डैमेज टू आइज, जिसके कारण हमारे स्किन कैंसर्स होने का चांसेस है एंड डैमेज ऑफ आई को भी नुकसान होने के चांसेस हैं। अब देखिए एसिड रेन हमारा कैसे होता है, आपने सुना होगा एसिड रेन के बारे में। नॉर्मल रेन इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू द डिसॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अब देखिए नॉर्मल रेन भी होते हैं वो हमारे एसिडिक मीडियम में होते हैं। एसिडिक मीडियम में इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहते हैं। ओके, अब देखिए एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स व्हेन रिलीज इन द एटमॉस्फेयर कम इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट देयर। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो देखिए जब
एक्सेसिव ज़्यादा अमाउंट में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है, स्मोक आता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये तीनों गैस मिलते हैं एक्सेसिव अमाउंट में तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ओके, अब नाइट्रिक एसिड बनाते हैं तो देखिए ये एसिड किस तरह से हार्मफुल होते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ओके, दीज एसिड्स देन फॉल डाउन विथ रेन मेकिंग इट एसिडिक, सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। तो सिंपली सी बात है, अगर आपसे पूछेगा एसिड रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, बोलेगा कि जब ज़्यादा अमाउंट में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आते हैं तो वो हमारा नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करते हैं। अब यही नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब वो वाटर में मिलते हैं तो उसी को कहते हैं एसिड रेन जब वो बारिश होती है। अब देखिए हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन क्या होता है। अब एसिड रेन होगा तो ये तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा ही, और काफ़ी सारे अदर नॉन लिविंग मटेरियल्स पे भी। देखिए स्टैचूज एंड स्ट्रक्चर्स मेड फ्रॉम मार्बल एंड लाइमस्टोन्स गेट स्लोली क्रोडेड व्हेन रेन वाटर कंटेनिंग द एसिड्स फॉल ऑन देम। अब जो हमारी मूर्ति मार्बल या लाइमस्टोन के बने रहते हैं, अगर उन पे एसिड रेन गिर गया तो वो तो उसे बर्बाद कर देंगे। ओके, बोथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड कैन डिजॉल्व मार्बल टू फॉर्म साल्ट्स। एसिड्स रेन हेंस कोरेट्स द मार्बल्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। दिस फेनोमेनन इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसल। देखिए मार्बल कैंसल किसे कहते हैं। मार्बल कैंसल कहते हैं जब कोई स्टैच्यू पे हमारा एसिड रेन होता है। तो एसिड रेन जो होता है उसमें मेनली आपको क्या मैंने बताया था, जो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रहता है। तो ये जो एसिड्स होते हैं वो उन मार्बल में, जो मार्बल के बने रहते हैं मूर्ति, उसमें वो डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व होने के बाद अब जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, एसिड रेन, जैसे एसिड रेन में हमारा नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड था, प्लस जो हमारा मार्बल है, तो वे बनाएंगे क्या, साल्ट का फॉर्मेशन कर देंगे, जिसके कारण वो धीरे धीरे झड़ने लगेगा, उसकी जो लस्टर है वो ख़त्म होने लगेगी। इसी को मार्बल कैंसल भी कहते हैं। द पॉल्यूशन इन एयर कैन दस कॉज डिसकलरिंग ऑफ वाइट मार्बल। अब इसी के कारण जो हमारे वाइट स्टैचू पे जब एसिड रेन होता है तो उसका जो कलर होता है कुछ येलोइश टाइप का हो जाता है। ओके, उसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो अपने खो देता है। अब देखिए आर्टिकल्स मेड ऑफ मेटल्स एंड गोल्ड्स एंड सिल्वर्स ऑर्नामेंट्स स्लोली लॉस देयर लस्टर व्हेन दे आर अफेक्टेड बाय एसिड्स रेन। अब जो आर्टिकल्स हमारे बने रहते हैं सोने के या मेटल्स के कोई भी, ओके, कॉपर के ही, तो सिल्वर और यही सब जो हमारे होते हैं, तो जब ये धीरे धीरे जब एसिड रेन के कांटेक्ट में आते हैं, ये नहीं जो एसिड रेन हुआ और ये जो अपना लस्टर खो दिए। ओके, धीरे धीरे जब ये कुछ ज़्यादा ही दिन तक अगर एसिड रेन के कांटेक्ट में आते रहें तो ये अपना लस्टर खो देंगे। अब देखिए थर्ड क्या है इसका, एसिड रेन वाशेस अवे अ नंबर ऑफ एसेंशियल्स मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स। अब जब ये सॉइल्स पे गिरते हैं तो ये काफ़ी सारे मिनरल्स जो सॉइल्स में प्रेजेंट रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, अब देखिए एसिड रेन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट्स ऑन एक्वेटिक लाइफ्स पार्टिकुलरली दैट इन द लेक्स। अब देखिए लेक्स जो कि स्मॉल अमाउंट में वहाँ पे वाटर प्रेजेंट रहते हैं। अब वहाँ पे जब उसमें सीड रेंस होते हैं और उसमें जो एक्वेटिक्स लाइफ रहते हैं लाइक फिशेस, उन पे अफेक्ट करता है, जिसके कारण फिशेस के डेथ हो जाती है। तो इस तरह से एसिड रेन काफ़ी इम्पैक्ट करता है, काफ़ी इम्पैक्ट डालता है हमारे एनवायरनमेंट पे। एसिड रेन इज़ देयरफॉर क्वाइट हार्मफुल टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। ओके, अब देखिए एक टाइम जो आया था हमारा बात कि ताजमहल भी हमारा येलोइश टाइप का हो गया, जो कि पहले वाइट था। क्यों हो गया, क्योंकि कुछ ज़्यादा एसिड रेन होने के कारण ये येलोइश, जैसा कि मैंने बोला, ये येलोइश हो जाता है, वाइट मार्बल अपना लस्टर खो देता है। तो काफ़ी यहाँ पे फिर पॉलिशिंग हुआ, और फिर यहाँ पे जो है अब हमारे अगल बगल में कोई भी ना पेट्रोल या डीजल से व्हीकल्स चलते हैं, बल्कि सीएनजी और एलपीजी से जो व्हीकल्स चलते हैं वही ज़्यादा चलाया जाता है, या रिक्शास। ओके, अब घर भी जो इनके अगल बगल में वो झोपड़ी के रहते हैं, वहाँ पे भी जो हमारा मेनली जो है हमारा ऐसा चीज़ नहीं यूज़ किया जाता है जिसके कारण पॉल्यूशन हो। ओके, एयर पॉल्यूशन हो। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। द नेम ग्रीन हाउस is given to a special glass houses in which plants are grown. The plants growing in the soils inside the greenhouse receive the sun radiations only through its glass walls. The temperature inside the greenhouse is higher than the temperature outside. This is because the rays entering from the glass walls of the greenhouse get trapped there. देखिए ग्रीन हाउस किसे कहते हैं। ग्रीन हाउस हमारा एक ग्लास, एक बहुत बड़ा जो है एक डोम टाइप का, सपोज कर लीजिए, ग्लास रहता है।
अब उस ग्लास जो के नीचे जो है हमारा मिट्टी रहता है, उस मिट्टी में जो है हमारी खेती किया जाता है, या खेती या सिंपली कह सकते हैं आप, जो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि हमारा कुछ ग्रोइंग, देखिए लिखा द प्लांट्स ग्रोइंग इन द सॉइल्स इनसाइड द ग्रीन हाउस। कुछ प्लांट्स ग्रो होते हैं हमारे ग्रीन हाउस के अंदर। अब ग्रीन हाउस में जो लाइट्स आते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनके ग्लासेस जो रहते हैं चारों तरफ घेरे हुए। ओके, तो उसी के कारण उसमें अंदर जो है काफ़ी सारे हीट हो जाते हैं। अब जो हमारा ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या होता है, अब क्या होता है ग्रीन हाउस का इफेक्ट, चलिए समझते हैं। सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस, पार्ट्स ऑफ द रेडिएशंस falling on earth is absorbed by it and a part of is reflected back into the atmosphere. Some gases like carbon dioxide, methane, water vapors, nitrous oxides, chlorofluorocarbon have the capacity to trap some of the heat's radiations that are reflected from the earth. These gases are called greenhouse gases. अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेस किसे कहते हैं। कुछ देखिए सन से जो रेडिएशंस आते हैं वो सभी अर्थ ट्रैप नहीं कर लेते, कुछ रिफ्लेक्ट होकर चले जाते हैं। बट कुछ ऐसे गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड्स, मेथेन्स, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनमें यह क्षमता है कि वह उस रेडिएशन को अपने पास खींच के रखते हैं, जिसके कारण जो हमारा अर्थ काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। समझ गए कि देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सन से जो हमारा रेडिएशन आता है वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, बट कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो उसे ट्रैप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC। ओके, तो इसी के कारण जो हमारा अर्थ वो गर्म हो जाता है। द रेडिएशंस ट्रैप्ड बाय दिस गैसेस फर्दर वार्म द अर्थ। दिस वार्मिंग इफेक्ट इज नोन एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। द नेम ग्रीन हाउस इफेक्ट इज गिवन टू दिस नेचुरल फेनोमेनन बिकॉज इट इज सिमिलर टू द कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट्स इन अ ग्रीन हाउस। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए नाम किया गया है क्योंकि यह हमारा जो है, क्योंकि जो हमारा प्रोसेस होता है ग्रीन हाउस के अंदर वही प्रोसेस जो है हमारा करता है ये गैसेस, इसलिए हम इसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। एक बार और समझिए क्यों इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए जो नेचर के साथ जो हमारा ये करते हैं, ये गैसेस करते हैं व्यवहार, जो इसके रेडिएशन को ट्रैप कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, जो ग्रीन हाउस हमारा क्या करता है, वो सन की एनर्जी को, जो है सन का जो रेडिएशन है उसे ट्रैप कर लेता है अपने ग्लास के जरिए। तो सन के का जो रेडिएशन ग्लास के जरिए ट्रैप कर लेता है, इसको इक्वेशन ले लो 1 और इक्वेशन 2 ले लो क्या, जो कि कुछ गैसेस जो होते हैं नेचुरल गैसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन्स, वाटर वेपर्स, ये सब भी ट्रैप कर लेते हैं सन के रेडिएशंस को। तो दोनों का काम तो एक ही हुआ हमारा। तो द नेम ग्रीन हाउस इफेक्ट इज गिवन टू दिस नेचुरल फिनोमिनन बिकॉज इट इज सिमिलर टू द कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट्स इन अ ग्रीन हाउस। दोनों का काम लगभग सेम ही है। अब देखिए कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर। अब ज़्यादा अमाउंट में जो है हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रेजेंट्स होते हैं वो क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो आई थिंक आप ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब समझ गए और ग्रीन हाउस गैसेस मतलब समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोल एंड वुड्स व्हेन बर्न्ट एज डोमेस्टिक फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमोसफियर। देखिए आजकल कोल और वुड ज़्यादा अमाउंट में हमारा बर्न होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस लार्ज अमाउंट में हमारे प्रोड्यूस होते हैं। अब देखिए थर्मल पावर प्लांट्स यूज द हीट प्रोड्यूस through burnings of coal to generate electricity. This lead to the enormous release of carbon dioxide and carbon monoxide gases in the atmosphere. अब इलेक्ट्रिसिटी जब हमारा जनरेट होता है, किससे जनरेट होता है, कोल के बर्निंग से। अब इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगा कोल के बर्निंग से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो ये नहीं है जो हमें 4-5 घर पहुंचाने हैं, पूरे भारत को पहुंचाना है, पूरे स्टेट को पहुंचाना है। जब कोई स्टेट पार्टिकुलर स्टेट में हमें पूरा इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है तो आप समझ सकते हैं जो कितने अमाउंट में हमारा कोल बर्न होता होगा। तो उससे सोचिए जो कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा आता होगा। अब थर्ड जो है इनडिस्क्रिमिनेट्स डिफॉरेस्टेशंस कॉज इम्बैलेंस इन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर विथ fewer plants consumptions of carbon dioxide decrease, hence a reduced quantity of oxygen gets released back into the atmosphere. अब यही कहते हैं डिफॉरेस्टेशन होता है जिसके कारण जो हमारा बैलेंसिंग जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो अनबैलेंस हो जाता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा आजकल कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कंजप्शन कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कौन कंज्यूम करता है, हमारा प्लांट्स ही ना कंज्यूम करता है। तो प्लांट्स का जब मात्रा ही नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंज्यूम होगा वो तो कम ही हो जाएगा,
इसके कारण हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर कंज्यूम कम होगा तो ऑक्सीजन भी हमारा रिलीज़ कम होगा। ऑक्सीजन भी रिलीज़ कौन करता है, प्लांट्स, बट प्लांट्स को तो हम काट रहे हैं, तो प्लांट्स तो हमारा दोनों काम कर रहा है, हमारा वेस्ट भी ले रहा है और हमें दे भी रहा है, हमारा वेस्ट भी हमसे ले रहा है और हमें एक जीवन भी दे रहे हैं, बट हम तो प्लांट को ही काट रहे हैं ना, तो ये कैसे काम चलेगा। अब देखिए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीन इफेक्ट, अब परिणाम स्वरूप हमारे क्या मिलता है ग्रीन इफेक्ट का, ग्लोबल वार्मिंग, काफ़ी बड़ा नाम है ये तो दुनिया को नष्ट करने वाला नाम है। देखिए कैसे, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। अब टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा होगा तो काफ़ी सारे गैसेस हमारे अर्थ जो है वो सन के रेडिएंट को ट्रैप कर लेते हैं, तो जिसके कारण हमारा अर्थ गर्म होगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब ज़्यादा गर्मी होगा तो क्या होगा, ये तो डायरेक्ट बर्फ़ वाले के पास जाएगा। अगर ज़्यादा गर्मी आए तो बर्फ़ वाले के पास जाएगा, तो बर्फ़ वाले के पास जाएगा तो देखिए क्या होगा, ग्लेशियर विल मेल्ट एट अ हायर रेट एंड दिस विल लीड टू अ राइज इन द सीज लेवल रिजल्टिंग इन फ्लड्स एंड लॉस ऑफ सॉइल। अब देखिए ग्लेशियर जो है हमारा मेल्ट करना चालू कर देगा। अब ग्लेशियर मेल्ट होना चालू कर देगा, बस यहीं तक तो नहीं इफेक्ट है। अब ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगेगी, वो हमारे अर्थ पे आएंगे, सॉरी अर्थ पे नहीं, प्लेन्स एरिया में आएंगे। ओके, माउंटेनियस से हमारे प्लेन्स एरिया पे आएंगे, साथ ही क्या लेके आएंगे, लार्ज अमाउंट में फ्लड्स लेके आएंगे। ओके, फ्लड्स होने के कारण हमारा सॉइल लॉस होगा। तो कितनी सारी आप देख सकते हैं, ये एक ही पॉइंट में कितने सारे इम्पैक्ट हो गए। ग्लेशियर मेल्ट होगा, फ्लड्स आएगा, लॉसेस ऑफ सॉइल्स, लॉसेस ऑफ लाइफ, काफ़ी सारे होंगे। अब देखिए सेकेंड है वार्मिंग ऑफ एटमोसफियर ऑफ एंड लीड टू फॉरेस्ट फायर्स, दीज हैव बिकम मोर कॉमन ओवर द ईयर्स। आजकल आप सभी सुनते होंगे, कभी अमेजोन में हमारा आग लग गया, कभी अमेजोन फॉरेस्ट, ओके, अमेजोन फॉरेस्ट में कभी आग हमारा लग गया, कभी ऑस्ट्रेलिया में लग गया। तो ये सब क्यों होता है, अब ज़्यादा गर्मी होगा तो वहाँ तो पेड़ हमारे आपस में जब कोलाइड करेंगे तो वहाँ तो हीट प्रोड्यूस होगा। अब हीट प्रोड्यूस होता है वहाँ पे तो लाखों करोड़ों पेड़ होते हैं, तो वो पेड़ अब उसमें आग जो लगते हैं वो लाखों करोड़ों पेड़ हमारे जल जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि लाखों करोड़ों पेड़ जल जाते हैं, वो मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा कंज्यूम होने वाला था वह कम हो गया, और कितना सारा जो ऑक्सीजन हमारा प्रोड्यूस होने वाला था वो भी कम हो गया इस पेड़ के जलने के कारण। और इसे जलाता कौन है, ये हम ह्यूमन बींग्स ही। अब देखिए मेजर टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए किस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखिए। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी चेक्ड बाय चेकिंग द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। अ नंबर ऑफ मेजर हैव बीन सजेस्टेड टू अचीव दिस। देखिए क्या क्या, फर्स्ट पॉइंट, द यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज वुड, कोल, पेट्रोल एक्सेट्रा शुड बी मिनिमाइज। अब देखिए आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वुड्स का, कोल का, पेट्रोल का, काफ़ी सारे अमाउंट में, इसे देखिए एकाएक डायरेक्टली तो हम इसे कट नहीं कर सकते हैं जो मत यूज़ करो, बट इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। ओके, अब देखिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक शुड बी जनरेटेड फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारा कार्बन से जला के, कोल से जला के नहीं प्रोड्यूस करो, उसे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर रिएक्टर से आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करो। थर्ड जो हमारा डिफॉरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप। देखिए डिफॉरेस्टेशन तो आप सुनते आ रहे हैं कब से ना, बचपन से, डिफॉरेस्टेशन स्टॉप करना चाहिए। देखिए हम ये सभी बातों को मैं कह रहा हूँ, मैं भी एक ह्यूमन बींग्स हूँ, मैं जानता हूँ ये बुक में पढ़ाना ही बस पॉसिबल नहीं है। हम इसे डायरेक्टली एकाएक हम इसे ये नहीं कर सकते चलो आज सभी स्टॉप कर सकते, बट हम जब इसे धीरे धीरे करेंगे तो हमारी आदत बन जाएगी इसे कम यूज़ करने की। ओके, आज हम सोने की कम यूज़ कर रहे हैं, सोना की यूज़ हम इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि वो कम अमाउंट में पाया जाता है और मार्केट में उसका वैल्यू है। यही अगर हम एक सोने को कॉपर की तरह यूज़ करते तो उसका भी वैल्यू नहीं रहता। आज देखिए सोने की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, इसी तरह जो आने आने वाला जो भविष्य होगा उसमें भी प्लांट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी, बट प्लांट्स हमारे पास रहेगा नहीं। अब देखिए फोर्थ है मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेज, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ। ओके, अब देखिए यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन मस्ट बी रिड्यूस। देखिए बुक में भी रिड्यूस किया गया, रिड्यूस मतलब होता है कम करो, ये नहीं जो स्टॉप कर दो, कम करो। ओके, तो इसलिए यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन मस्ट बी रिड्यूस। अब देखिए मेथड ऑफ कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। अब हम एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर तो हमने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब सेकेंड देखिए हमारा मेथड टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट क्या है, यूजेस ऑफ स्मोकलेस चूल्हाज
solar cookers and biogas instead of fossil fuels for cooking purpose। अब देखिए, आप जो है फॉसिल फ्यूल्स को जलाना बंद करो और उसके जगह आप स्मोकलेस चूल्हा ले लो जिसमें धुआं ना हो, सोलर कुकर ले लो, बायोगैस वाले, इस सभी पे आप जो है खाना बनाओ। यूज ऑफ अननीडेड पेट्रोल्स इन व्हीकल्स, अब पेट्रोल्स की जो है मात्रा कम करो, मतलब ज़्यादा यूज़, आप थोड़ी देर आप चल सकते हो, 1 किलोमीटर आप चल भी सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है जो आपको बाइक से ही जाना है उस जगह पे। अब यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स, सीएनजी गैसेस का यूज़ करो। फोर्थ है यूज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ऐसे एनर्जी को यूज़ करो जो रीन्यूएबल हो, जिसे हम फिर से ले सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज कोल्स एंड पेट्रोल। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोल पेट्रोल की ज़रूरत है, आप ऐसी एनर्जी लो जो कि रीन्यूएबल हो, जिसे आप बार बार यूज कर सकते हो, जैसे सोलर एनर्जी। ओके। 5 है स्टिकिंग्स टू pollutions emissions norms from automobiles exhausts and continuous upgradings to the relevant euro standards। अब देखिए, पॉल्यूशन जो इमिशंस होते हैं उसे कम करो, उसे कम करो ऑटोमोबाइल्स के ज़रिए। ऑटोमोबाइल्स के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है, ऑटोमोबाइल्स मतलब आपके बाइक, कार्स, इनके ज़रिए। एवॉइड बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, दे कॉज अ लॉट्स ऑफ एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। अब देखिए, क्रैकर्स मीन्स पटाखे जो आप जलाते हो, वो तो कुछ आपको बस खुशी मिलती है 1 सेकंड के लिए, बट वो इन्वायरमेंट को लार्ज अमाउंट में इफेक्ट डालती है। इंस्टॉल टॉल चिमनीज विथ फिल्टर इन फैक्ट्रीज, लोकेट देम अवे फ्रॉम रेसिडेंटल एरियाज। अब देखो, चिमनी लो बट वो टॉल लो, जिसके कारण जो एयर पॉल्यूशन है, जो हम ह्यूमन बींग्स पे इम्पैक्ट ना कर सके, एयर पॉल्यूशन हमारा ऊपर ही जाए, उसमें फिल्टर लगाओ। देखिए लिखा हुआ है, इंस्टॉल चिमनीज विथ फिल्टर्स इन फैक्ट्रीज। ओके। अब प्लांट स्मॉल ट्रीज मीन्स एफोरेस्टेशन। अब देखिए, अंडरटेक्स मोर वन महोत्सव लाइक प्रोग्राम्स नॉर्मली सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब देखिए, वन महोत्सव एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप करो, इसे लगाओ। हर एक साल जैसे आप अपने बर्थडे मनाते हो तो एक वन उत्सव महोत्सव होता है जिसमें हम पेड़ लगाते हैं काफ़ी सारे अमाउंट्स में। 10 में जो है हमारा, इन्फोर्स स्ट्रिक्ट इन एंटी पॉल्यूटेंस मेजर्स। अब देखिए, जो पॉल्यूशन करते हैं उसे, जो पॉल्यूटेंट सब्सटेंस हैं उसे आप स्ट्रिक्ट करो, उसे यूज़ करना स्ट्रिक्ट करो लोगों को। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी बाय द गवर्नमेंट्स एंड अदर एजेंसीज एट वेरियस लोकेशंस। अब गवर्नमेंट जो होते हैं हमारे, वो मॉनिटरिंग करते रहें कि कहाँ से मेजर पॉल्यूशन आ रहा है, किस तरह से उसे रिड्यूस किया जा सकता है। अवॉइड द बर्निंग्स ऑफ ड्राई वेजिटेबल्स वेस्ट एंड कलेक्ट इन द पिट एंड मेक कंपोस्ट। अब जो ड्राई वेजिटेबल्स होते हैं उसे जलाओ मत, उसे जलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आप उसे, अगर आप एक गड्ढे में डालोगे तो वो कंपोस्ट बन सकता है, जो कि आप यूज में ला सकते हो। ओके। अब देखिए, स्मॉल कंट्रीब्यूशंस ऑन आवर parts can make a huge difference in the states of environments. We can plant trees and nur- nurtures the ones already present in the neighborhoods. Many countries all over the world have reached an arrangements to reduce emissions of greenhouse gases. These protocols requires countries to take appropriate measures to reduce their greenhouse gases emissions. Above all, try to walk short distance, try carpool when you must take cars। देखिए, कहा गया है, ये ना कि आप सिर्फ कि आपके इंडिया में है एक एयर पॉल्यूशन, ये पूरे वर्ल्ड में है, ये पूरे वर्ल्ड में है। सभी देश जो हैं कुछ ना कुछ अपना डिसीजन लेते हैं इसे रिड्यूस करने के लिए। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है, शॉर्ट डिस्टेंस मीन्स 2 या 1 किलोमीटर, तो आप प्लीज़ पैदल चलो या बाईसाइकिल चलो। बाईसाइकिल चलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो इसलिए आपके पास व्हीकल्स है, नेसेसरी नहीं है जो आपको पास में भी जाना है तो आपको व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से हम लार्ज अमाउंट ऑफ जो पॉल्यूशन है उसे बचा सकते हैं, और इसी तरह से अगर धीरे धीरे करेंगे तो हमारी आदत सी बन जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।